ठीक। सो सबके डिसीजन से पता लगा कि चैप्टर 3 ही करना चाहिए हम लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। बस 4 चीजें पढ़नी है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है। वो 4 चीजें क्या हैं? तो पहला हम लोगों को पता होना चाहिए बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो एक तो हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा जो चीज हमें पता होना चाहिए बेटा, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो एक हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 2 चीजें हो गई बेटा। अब देखो, तीसरा चीज हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस क्या क्या है। एक्चुअली एटॉमिक रेडियस पहले पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे फिर ये बाकी चीज़ें भी समझ आती हैं। पर ये 4 चीज़ें, और पांचवा एक और ऐड कर लूँ तो एक आईयूपीएससी नेमिंग भी लिख लेना। आईयूपीएससी नेमिंग किसका करना है? तो आईयूपीएससी नेमिंग करना है ऐसे एलिमेंट का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज़्यादा होता है उसके लिए आईयूपीएससी नेमिंग। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम ये 4 चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यही 4 चीज़ें, और जितने भी क्वेश्चन अभी करोगे तुम सब इसी टॉपिक पे करोगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट लिख लो कि क्या करना है हम लोगों को इस चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर 3 का रिवीजन है, ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लिखो। डन मन, फटाफट लिख लिया। गुड। तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक। अब थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जल्दी से बताना मेरे को। सबसे पहले अगर तुम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते थे तो तुम सबने कॉपी में लिखा भी है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो नोट्स ले लेना, समझ आ जाएगा, हमने बहुत पहले डिस्कस किया है। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या था? तो तुम सबको पता है यार कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। ठीक है, कि कितना एनर्जी देंगे ताकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सुन, एक जनरल ट्रेंड याद रखा कर। ये हो गया पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। जैसे ही पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? छोटा। और डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज क्या होता है? बड़ा। ये पीरियोडिक टेबल का जनरल ट्रेंड है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? छोटा। और जब भी टॉप से बॉटम पे आओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का साइज के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या? कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब अगर आप साइज बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बेटा? घटेगा। और जैसे जैसे, अब बताओ मुझे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? हम्म। घटेगा। क्यों? सर कम हो रहा है ना साइज तो। साइज कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हाँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा आपका इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है। तो एक तो ये फैक्टर याद रखो। वेरी गुड। दूसरा फैक्टर हमें क्या याद रखना होता है? कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बोल लो। ठीक है, या इसी को कई लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, बात एक ही है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर मान ले किसी का शील्डिंग अच्छा है तो वो अच्छे से शील्ड करेगा। तो जब अच्छे से शील्ड करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि मान ले बेटा यहाँ पे किसी ने बोला कि 2s में इलेक्ट्रॉन है और 2p में इलेक्ट्रॉन है, किस में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? तो तू बोलेगा 2p में से। 2s में से इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। ठीक है,
तो नहीं, अनिश्चित एंथैल्पी तब किसकी ज्यादा हुई? 2s की। 2p में से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा, तो मुश्किल से किस में से निकलेगा? 2s में से। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो s का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है p से। समझा? और सुन एक और चीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। यानी जो भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी एक इनका मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो ये दो चार फैक्टर्स हैं जो तुम अगर याद रखते हो तो डेफिनेटली तुम बता सकते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी के सारे क्वेश्चंस। अब हम ये देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के टॉपिक पे टोटल एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ इन टॉपिक्स पे हो जाएंगे, और मैं साथ में लिखवा दूंगा। ठीक है? तो इसी तरीके से हर टॉपिक और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें साथ के साथ हो जाए। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखवाए हैं, बस इतना समझ आ गया? जल्दी से ड्रॉ कर लो, तुम्हें इतना ही बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बना के अपने दिमाग में फिक्स कर लो। लिखो फटाफट। समझ आया? जतिका क्लियर है ना ये सब? यस सर। हाँ। ठीक है। अब इसके बाद नोट कर ले। लिख लिया? हम्म। डन। अब देखो भाई, तो एक तो कहानी हमारी ये हो गई। अब क्या है अगला? अब बेटा जल्दी लिखो, कौन कौन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बेस्ड है पूरा। ठीक है? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी से पूरे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी के? तो देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, लिखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 पूरा आयनेशन थेरेपी पे है, और जो मैंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पे तुम लोग आंसर बोलोगे। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोला है लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, और बेरिलियम से ज्यादा दे रखा है CONF, CONF, और इधर लास्ट में नियॉन दे दिया। ऐसे दे रखा है। ठीक है? अब बोल रहा है कि आप एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन। पहला कि वाई, एक्सप्लेन करो कि वाई बी हैज, वाई बी हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। बी का ज्यादा क्यों है, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है एज बोरोन? हाँ भाई। अच्छा, तो अभी 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 समझाता हूं, सुनो। अगर तो साई, हाँ सही बोला तूने, गलत बिल्कुल नहीं बोला। अब सुन ध्यान से, ये तो उल्टा लिखा है। उल्टा साइड ध्यान जाते से हैं अगर तो देख बेटा, तो बेरेलियम आता है इधर 12th ग्रुप में, और ये आता है 13th ग्रुप में बोरोन। तो साइज तो इस किसका छोटा हुआ?
साइज किसका छोटा होगा मनन? इधर जाते हैं तो साइज क्या होता है? छोटा। तो बेरिलियम बोरोन में साइज किसका छोटा है? बोरोन का। तो आइंस्टाइन एंथैल्पी किसका ज्यादा होना चाहिए? बोरोन का। लेकिन है किसका ज्यादा? बेरिलियम का। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आया? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आप इसका आंसर देखो क्या लिखोगे। भाई आंसर तो पता लगी गया, उसने दे रखा है आंसर कि ये है, बोला है क्यों है, रीजन बताओ। तो आप सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे बेटा सभी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखा करो, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड क्या था? बोल भाई। मनन क्या था एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड ये था कि बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए? बोरोन का। क्योंकि उसका साइज छोटा है। जतिका क्लियर है ये? यस सर। बट एक्चुअल किसका है बोल दे। बोरॉन का। है, एक्चुअल तो बेरिलियम का ज्यादा है ना। अच्छा, क्यों, कहाँ सेम लिखा है? क्या बात कर रही है? हाँ। नहीं नहीं, बेरिलियम बेरिलियम। बोरोन में बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन है ज्यादा किसका? बेरिलियम का। क्या रीजन है जतिका? बोल। सर कुछ तो रीजन है। क्या है? क्या मस्त रीजन दिया है तूने कि कुछ तो रीजन है। कुछ तो रीजन है। ऐसे ही लिख के आना तो पेपर में, फिर मैम बोलेंगी कुछ तो नंबर देना था। लेकिन अब मैं देखती हूँ, तेरी मैम ऐसी ही तेरी नंबर काटती रहती है। तो मतलब एक्सपेक्टेड बेरिलियम बोरोन। बेरिलियम बोरोन, हाँ भाई मनन। देखो, पहले ये रीजन तो मैं बता दूंगा, पहले ये समझ आ गया ना कि होना था ये लेकिन है ये। रीजन देख क्या है। जरा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या है। ये सिखाया था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। चार को कैसे लिखते हैं बोल? 1s2, 2s2 सिखाया था ना तुम्हें। हाँ। और बोरोन सर को कैसे लिखेगी बेटा? सर पांच याद है। आ गया। 1s2, 2s2, 2p1। सर याद आ गया। याद आ गया? हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। बोल क्या याद आया आपने जरा। इसमें ये था कि बेरिलियम हैज ग्रेटर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन बिकॉज बेरिलियम इज स्टेबल। नहीं, इट हाँ हैज फुली फिल्ड 2s सबशेल। हाँ, वेरी गुड। और और भी और है। बताता हूं मैं एक चीज और। देख तू बता क्या बोल रही है। क्या बात करिए, 1s के बाद 2s है, उसके बाद 2p है। और क्या? नहीं, एरो भाई एरो देखा कर। देख मनन क्या है रीजन। अभी अभी तेरे को पीछे एक चीज दिखाई थी तुम सभी को मैंने, कि 2s और 2p में अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? 2s देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका ज्यादा है। तो एक बात बताओ, यहां पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं 2p1 में से निकालूंगा तो आसान पड़ेगा, या 2s2 में से? 2p1, 2s2 में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बेरिलियम में से। तो आइंस्टाइन एंथैल्पी ज्यादा है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देना रीजन में, है ना, और बोल देना कि ड्यू टू ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम। और क्या लिख सकते हो दूसरा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम 2p, या ऐसे लिख लो 2s is more difficult as compared to as compared to 2p ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते। क्लियर है? तो ये वाला रीजन देना है हमेशा।
of electrons from 2s is more difficult as compared to 2p। हाँ भाई, समझ आ गया ये वाला। अब दूसरे वाले में भी ये ऐसा कुछ रीजन बनाना है। बोला है कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से क्यों कम होता है और फ्लोरीन से। अब सुनना, दिमाग लगाना। सेम रीजन। ये क्वेश्चन मतलब पेपर में मैं तुम्हें गारंटीड दे सकता हूँ 110% आता ही आता है। अगर तुम्हारा पेपर हो रहा है सीबीएसई का तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। बेटा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कोई बताएगा। नाइट्रोजन 15th ग्रुप और ऑक्सीजन बेटा 16th ग्रुप। तो एक्सपेक्टेड क्या था, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए कि नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। तो एक्सपेक्टेड क्या था, हाँ, तो एक्सपेक्टेड था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। बट एक्चुअल क्या हुआ बेटा, एक्चुअल ये हुआ कि नाइट्रोजन का ज्यादा हो गया। आरव समझ आया। यस सर। अब तुमसे कोई पूछेगा कि रीजन बताओ, क्या रीजन है इसके पीछे, ऐसा क्यों हुआ कि भाई इसका ज्यादा हो गया उसका कम हो गया, कुछ तो रीजन होगा। तो रीजन देखो बेटा, बड़ा अच्छा रीजन है, वही वाला हाफ फिल फुली फिल। मुझे जल्दी से बताओ पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोल भाई, जिसने सीखा है जल्दी जल्दी बोलो। बोल बोल। 1s2, 2s2, 3s कहाँ पहुंच गई, 2p3। बेटा उसको ना तू थोड़ा प्रैक्टिस कर उस पर बार बार। पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, उसके बाद 3s है। 2p जब तक 6 ना भर जाए जब तक हमें आग जा ही नहीं सकते। p में मैक्सिमम 6 आते हैं। ये तो यही खत्म हो गया। ओके, ऑक्सीजन का बता बेटा। 1s2, 2s2, 2p4। अब मुझे बताओ p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तेरे को बताए थे कल, मैक्सिमम 6। यानी हाफ फिल्ड कितने को बोलेंगे, 3। तो देखिए एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। तो जो हाफ फिल्ड होते हैं ना और फुल्ली फिल्ड, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम स्टेबल हैं, हमारे में से इलेक्ट्रॉन मत निकालो, हम नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सा रीजन लिखना है कि ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। जबकि ये तो कुछ है ही नहीं, हाफ फिल्ड तो छोड़ दो। अच्छा, अब एक चीज और बता दो, फिर एक साथ ही लिख लेना। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कह रहा है फ्लोरीन का ज्यादा है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या। ये है ग्रुप 16 और ये है ग्रुप 17, तो कह रहा है कि फ्लोरीन का ज्यादा है। तो तुम क्या सोच रहे थे, एक्सपेक्टेड क्या था, फ्लोरीन का ही ज्यादा। अरे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा ना। तो एक्सपेक्टेड भी यही था, एक्चुअल भी यही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तो कोई रीजन नहीं, इसका सीधा लिख देना, बिकॉज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। यस आरव पूछो, क्या हैंड रेज किया है, पूछ। सर ये ड्यू टू हाफ वाला फिर से समझ लो। मैंने बोला कि नाइट्रोजन में 2p3 है। 2p3 मतलब p में बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुझे याद हो तो। p में p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2 और 3। तो इन 3 ऑर्बिटल में या तो आप हाफ फील्ड एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो तो ये स्टेबल होगा, या फिर आप इसमें पूरे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड और नीचे वाले को बोलते हैं फुल्ली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये रीजन है मेन। समझ आया। यस सर। जतिका क्लियर है। Yes, sir. तो ऑक्सीजन फ्लोरीन का तो सिंपल क्या लॉजिक देगी, अगर फिर भी तेरे से कोई पूछ दे तो बोल देना, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, जो हर बार लिखते हैं। ठीक है।
ये सब क्वेश्चन ना तुम एकदम रट जाए एकदम मस्त तरीके से, ठीक है, तब बात बनेगी। ऐसे रट जाए कि एकदम जुबान खोलते ही एकदम तोते की तरह बोलो, ठीक है, कि एकदम जब भी जुबान खोले, यस व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, दीज व्हाट इज सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दीज। तो ऐसे रट जाए सारी चीजें। सर हाँ। सर ये ड्यू टू के आगे क्या लिखा है आपने? As we move left to right in the periodic table, ionization enthalpy increase due to increase in nuclear charge. ओके सर। समझ आया भाई मनन? कर देगा ये क्वेश्चन? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे ये है। अगला आयनाइजेशन एंथैल्पी पे लिखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे ही है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे है। क्या बोल रहा है? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट कि पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम? क्या बोला? देखो, ये कह रहा है कि एक सोडियम है और एक मैग्नीशियम है। एकदम बच्चों वाली कहानी है, समझ जाओगे तो बस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, वो तो तुम कर ही दोगे नॉर्मल एकदम। कह रहा है, पहले मुझे कुछ मत बताओ, पहले मुझे बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। कैसे लिखते हो? 2,8,1 मान लो। इसके पास कितना होता है बेटा? 2,8,2। ऐसे लिखते हो? 2,8,1 2,8,2। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हमने। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं, लेट अस एज्यूम करो कि मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? Na+। और ये कितना हो गया? 2,8। जब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? Mg+। और ये कितना हो जाएगा? 2,8,1। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है यहां से, और मुझे यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन और। तो क्या होगा अब? भाई यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई हो जाएगा। किसने हाँ बोला? जबकि ये बोलेगा अरे तुम ले जाओ, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैं तो अब सोडियम के जैसा हो गया हूं, 281 की तरह। सुनो होता क्या है बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। मैंने पहले ही बोल दिया, जो स्टेबल होगा वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। भाई अगर मान ले तेरे पास खूब स्टेबल है तो तू क्यों कुछ करेगी, है ना? जिसके पास अनस्टेबिलिटी है वो बोलेगा ना कि हाँ भाई मेरे पास 100 रुपये कमी है, मुझे 100 रुपये दे दो। या जिसके पास बोलेगा कोई कि मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा है, कोई ले जाए तब भी मैं स्टेबल हूं। पर जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों 100 रुपये लेगा या 100 रुपये देगा? खुश रहेगा। तो 8 इज ए स्टेबल, ये तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो 8 का मतलब है कि वो स्टेबल है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि मैं कहीं से भी क्या इलेक्ट्रॉन लूं या डोनेट करूं। तो सुन क्या हुआ, सोडियम के पास था 281, ये एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देगा, बोलेगा ले जाओ ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। अब ये स्टेबल हो गया बेटा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी? नहीं करेगा। इसीलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और पहली क्या है? बहुत लो। क्योंकि पहला तो एक चाहता है खुशी खुशी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। जबकि इसका देख, इसका पहला वाला हाई था क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल था। जिसके लास्ट में 2 आता है वो भी स्टेबल है। तो ये ऑलरेडी स्टेबल था, तो इसीलिए इसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी बेटा? हाई। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये किसकी तरह हो गया? सोडियम की तरह। तो अब ये क्या चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन और जल्दी से लूज करके 2,8 पे आ जाऊं? बिल्कुल चाहेगा। मना कर रही है? ये तो चाहेगा ना कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करूं। तो इसकी ये वैलेंस एंथैल्पी बहुत ही लो हो जाएगी। यही क्वेश्चन ये पूछा है। अब क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये बोला था कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट द फैक्ट कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज हाइयर, मैग्नीशियम इज लोअर देन दैट ऑफ सोडियम। ऐसा क्यों? समझ गए ना बात? तो ये है क्वेश्चन। हाँ भाई तुम्हें उधर समझ आया सभी को? Yes, sir. तो लिख लो एक पॉइंट बना के, जरा सिर्फ इतना ही लिख के थोड़ी आओगे।
तो मैं लिखवा देता हूँ, पॉइंट्स में बना लेना। ये तो तुम अपने समझने के लिए लिख लो, फिर उसके बाद मैं यहाँ रीजन लिखवा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम पेपर में अगर आए तो लिख के आ सको। बोलो रीजन। हाँ मनन बोलूं, रीजन लिखो। लिखो, इन केस ऑफ सोडियम, लिख लो बेटा सभी। इन केस ऑफ सोडियम, in case of sodium, the first ionization enthalpy is very low. The first ionization enthalpy is very low because they having only one loosely bounded electron, in the outermost shell, in the outermost shell. Whereas in case of second ionization enthalpy, whereas in case of second ionization enthalpy, we have to remove electron, from the stable gas configuration, from stable gas configuration, which is very high. That's why sodium having more second ionization enthalpy as compared to magnesium. समझ आया? देख, मैंने ये बोला था, मैं हो सकता है मैं बना के बोला है मैंने, तो हो सकता है थोड़ा चेंज हो, पर तुम मिला लेना, बात वही बोलूंगा मैं। मैंने ये कहा था कि इन केस ऑफ सोडियम, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही लो होती है। क्यों? बिकॉज वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, लूजली आउटर मोस्ट सेल, जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर मैं सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, तो आपको इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना होगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में से, जिसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा मेन चीज है। गॉट इट? तो ये याद रखना है। क्लियर है? कोई बात। हाँ भाई, सबने लिख लिया? और जिसको और लिखने का मन करे वो अपने मन से बना के लिख लेना एक और लाइन, कि इन केस ऑफ मैग्नीशियम द फर्स्ट आइंस्टाइन एंथैल्पी इज हाई बिकॉज वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल, है ना, 2s2 विच इज स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड। और जबकि सेकेंड आइंस्टाइन एंथैल्पी इज लो बिकॉज वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s1। तो बना के लिख सकते हो, मैंने एक का लिखवा दिया है बस। तो ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, तुम दोनों को समझ आया क्या, एक बार बताओ। यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 भी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे है, लिखो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 18 आयनाइजेशन एंथैल्पी पे है पूरा। क्या कहता है, ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर ड्यू टू विच द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट टेंड्स टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कि आप मुझे वो फैक्टर्स बताओ बेटा जिसके चलते आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, जिस आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। बता तेरे दिमाग में जो भी आ रहा है फैक्टर कि। हाँ, तो एक तो लिख सकते हो बेटा उसमें एटॉमिक साइज, लिख सकते हो क्या? एटॉमिक साइज। क्या बोलोगे कि एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तो, कि डाउन द ग्रुप आने पे अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा बेटा? घट जाएगा। अच्छा, दूसरा बताओ, और डाउन द ग्रुप आने पे क्या था? और डाउन द ग्रुप आने पे एक और चीज आता है बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कि अगर मैं बात करूं कि डाउन द ग्रुप आप आओगे तो शील्डिंग इफेक्ट होगा, और भी से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप आते हो ना, तो आपने एक चीज देखा हो। हाँ, अच्छा, कोई नहीं, वो आएंगे कैसे? हाँ, वो आ जाएंगे कैसे भी, तूफान उफान सब में। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देख बेटा इधर ध्यान से। तो डाउन द ग्रुप आने पे ना, जैसे तुझे पता है कि जब एटॉमिक नंबर, जैसे कि मान ले ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है, ये थैलियम है। तो जब आप डाउन द ग्रुप आते हो ना, तो जैसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया, इन सब में डी ऑर्बिटल आते हैं, एफ ऑर्बिटल आते हैं, तुझे पता होगा। स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट में थोड़ी डी और एफ आ जाएगा। डी कब से शुरू होता है? 21 से। 21 पे पहला डी का आता है। 20 तक तो क्या एस और पी दिखते हैं ज्यादातर, है ना? तो उसी तरीके से एफ कब शुरू होगा? तो एफ भी बहुत आगे जाके 90s में शुरू होता है, 91, 92, 93, ऐसे एफ शुरू होता है। या 57, 58, 59, 50, 60, 61, 62, ऐसे में होते हैं सब। तो एफ और डी तक आने के लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता है, समझ रहे हो? तो उसी तरीके से जैसे ही आप नीचे ग्रुप में आते हो, तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बोल, 5, तो 8 ऐड कर दे, कितना हो गया? 13। 13 में 8 और ऐड कर। क्या रूल होता था, याद है ना? 8, 18, 18। तो क्या होता था? 8, 8, फिर 18, तो 13 और 18 कितना हुआ? 13, 23, 33, 31, 31, 31 में 18 ऐड कर, तो 31, 51, 49। तो इस तरीके से बेटा ये, अब तुम देखोगे जब 31, 49 ये सब जब आएंगे एलिमेंट, तो इसमें डी और एफ ऑर्बिटल आना शुरू कर देंगे। और डी और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर पता है क्या होता है? सबसे अच्छा शील्डिंग होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। ये शील्डिंग इफेक्ट का बेटा ऑर्डर होता है, एसपीडीएफ, है ना? सबसे अच्छा किसका होता है? एस का, फिर पीडीएफ। तो एक बात बता, डाउन द ग्रुप आएगा तो डी और एफ ऑर्बिटल आएंगे, और उनकी शील्डिंग क्या होगी? पुअर होगी। और शील्डिंग पता है क्या करता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, तो शील्डिंग का काम क्या होता है बेटा? हाँ, नाम से तो ही पता लग रहा है कि शील्डिंग का काम क्या होगा। कि मान ले यहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे यहाँ पे मान ले 4f है, मान ले यहाँ पे 4p है, मान ले यहाँ 4d है, मान ले यहाँ 4s है। तो इनका काम क्या होता है 4f वगैरह का? कि इसको शील्ड करके रखे, प्रोटेक्ट करे न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस को अगर वो प्रोटेक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पाएगा? खींच नहीं पाएगा। खींच नहीं पाएगा क्योंकि इसने शील्ड कर दिया। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एफ और डी की शील्डिंग तो पुअर होती है। तो जब इनकी शील्डिंग पुअर होती है, तो ये इसको शील्ड नहीं कर पाते। तो अगर इसको ये शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तो अगर ये इसको शील्ड नहीं करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। अगर बताओ सोच के।
मुझे आइंस्टाइन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलना आसानी से निकले। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया, अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया फिर, तो अगर तो अट्रैक्ट कर लिया तो तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन निकालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जिसकी शील्डिंग इफेक्ट जितना अच्छा रहेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम रहेगी। अगर एस शील्ड अच्छे से कर रहा है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसको न्यूक्लियस नहीं खींचेगा, तो आप आराम से इलेक्ट्रॉन निकालो। यानी आप क्या बोलोगे कि एज द, बोलो, एज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज होता है। बता मनन, समझ आया? हाँ भाई जतिका, समझ आया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आ गया सर। हाँ तो थोड़ा ये याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट और इसमें क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसके वे में कह रहा था? कब, इससे पहले कब बताया था? हाँ तो वो मैंने किसमें बताया था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट के टर्म्स में लिखवाया था कि अगर जो जितना पुअर शील्डिंग होगा, है ना, तो उसमें ध्यान से समझना है कि पुअर शील्डिंग की बात कर रहा हूं मैं कि किसकी बात कर रहा हूं। बस ये समझ ले कि अगर डी और एफ का शील्डिंग अच्छा नहीं हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉन निकालना तेरे लिए मुश्किल। बस इतना दिमाग में रखो और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। हम्म, हाँ उसको यूनिवर्सली कर लो। फर्स्ट वाले को बोल रहा है ना? हाँ हाँ, कर ले कर ले कर ले, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन भी आइंस्टीन एंथैल्पी पे ही है, क्वेश्चन नंबर 19, बट ये एक लाइन का आंसर है, बस कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बोला है और इसी लॉजिक पे है। द फर्स्ट आइंस्टीन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ दिस आर गिवन, हाउ वुड एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड? क्या आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो जनरल ट्रेंड से? पता है क्या हुआ है? देख इधर, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गाजर है, इन थैला। अरे याद करने का तरीका, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये याद हो गया हम लोगों को पूरा। हाँ, अब इसमें क्या बोला है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है 801, इसकी दे रखी है 577, इसकी दे दी 579, इसकी दे दी 558 और इसकी दे दी 589। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे एक बात बताओ भाई, कि ऐसा क्या हो, क्यों ऐसा गलत बिहेवियर क्यों आया? सुनो, तुमने क्या पढ़ा है मुझे ये बता पहले। डाउन द ग्रुप आने पे आइंस्टाइन एंथैल्पी क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। तो इसकी सबसे ज्यादा, ठीक है, इसके उससे कम, ठीक है, बट इसका इससे ज्यादा कैसे हो गया? मतलब लॉजिक समझ आया ना क्वेश्चन का? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेंड में गड़बड़ क्यों हुआ। भाई इसकी तो कम होनी चाहिए ना नीचे आने पे, तो इसका बढ़ क्यों गया? तो आप आंसर क्या दोगे? जतिका बता, क्या आंसर देगी? तुम लोग भी सोचो। यस सर। जो अभी पढ़ाया इतनी देर मेहनत कर करके, वो बता रहा हूं कि गैलियम में डी आ गया। अब डी का क्या है? शील्डिंग इफेक्ट पुअर है कि अच्छा है? अभी लिखा था ऑर्डर तेरे को ये, एफ पी डी एफ, सबसे पुअर होता है एफ का, उसके बाद डी, फिर पी, फिर एफ। तो डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? पुअर है। तो अगर उसका शील्डिंग पुअर है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? है, सब उल्टा बोल रहा है। ये क्या समझाया मैंने, इधर देख। अगर किसी का शील्डिंग पुअर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच लेगा। तो जब ये न्यूक्लियस खींच लेगा तो तू कहां से निकाल पाएगा इसको? तू नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसको कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस। तो वहां पे आइंस्टाइन एंथैल्पी बढ़ गई, हाई हो गई। तो वही रीजन तो ये है कि ड्यू टू, क्या आ गया इसमें? डी। और डी इफेक्टिव की क्या होती है शील्डिंग इफेक्ट? पुअर। तो पुअर हुई मतलब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अगर वो खींच लेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसीलिए इसके आइंस्टाइन एंथैल्पी बढ़ गई। अब तू बोलेगा इसकी तो और भी ज्यादा बढ़ गई, ऐसा क्यों? नीचे आने पे तो घटना था, बट इसका क्यों बढ़ गया भाई? तो बोलेगा इसमें एफ आ गए, और एफ का शील्डिंग इफेक्ट और भी पुअर होता है। सबसे पुअर एफ का ही होता है ना।
तो उसका शील्डिंग और भी पुअर हो गया, मतलब वो तो ऐसा है कि कुछ कवर ही नहीं कर रहा। तो न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा मजबूत। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अब समझा, पूरा लॉजिक क्लियर हुआ? यानी जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, और शील्डिंग इफेक्ट अगर खराब हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जतिका क्लियर है ये? यस सर। तो आप इसमें रीजन लिख के आ जाओगे ना ये सब बढ़िया से। तो आपको एक ही चीज का रीजन लिखना था, बिकॉज इन गैलियम ड्यू टू पुअर, लिख लो भाई, इसको भूल जाओगे नहीं तो। पहले बना लो फिर रीजन लिख लो। जतिका तेरे यहाँ बारिश वारिश हो रही है कि नहीं? बहुत ज्यादा। हम्म। चलो इसका रीजन लिखो बेटा, रीजन लिख ले पहला। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर ड्यू टू पुअर शील्डिंग effect of d electrons, due to poor shielding effect of d electrons, लिख लिया? हाँ, due to poor shielding of d electrons, ionization enthalpy of gallium is higher as compared to aluminum, as compared to aluminum। सेकेंड पॉइंट में लिखो, सेकेंड पॉइंट, in case of thallium, TL लिख लो बस, in case of TL ionization enthalpy is more because shielding effect of F electrons are very poor, shielding effect of F electrons are very poor, very poor। ठीक है, तो ये बेटा पूरी हमारी कहानी हो गई। बोलो क्लियर है? तो बेटा इसके अलावा तो आइंस्टाइन एंथैल्पी पे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, तो यही सब चीजें ध्यान रखनी है। आइंस्टाइन एंथैल्पी पे यही सब आता है। और एक और पूछा था, हाउ वुड यू, क्वेश्चन नंबर 25। कितने क्वेश्चन हो गए आइंस्टाइन एंथैल्पी पे? 5-6 तो हैं ही लगभग। Would you expect the first Einstein enthalpy of two isotope of the same element to be same or different? Justify your answer। तुम्हें क्या लगता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है? जैसे 1H1 1H2, ये आइसोटोप्स है। या क्लोरीन का लिखते हो 17 35 17, लेट अस अज्यूम 37 या 36 ले लिया। तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास दो आइसोटोप्स हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, तो क्या उनकी आइंस्टाइन एंथैल्पी अलग अलग होगी या सेम होगी? क्या लगता है, सेम होगी या अलग अलग होगी? सोच के तुम लोग भी बोल दो भाई। तो रिपीट करना। दो आइसोटोप्स हैं तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। सेम होगी। एक बात बताओ, हम्म। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करता है? उस समय से हम क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सब बराबर ही है भाई। इसमें भी प्रोटॉन कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। इसमें कितना है? 17। इसमें कितना है? 17। इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17।
न्यूट्रॉन का ही तो फर्क होता है आइसोटोप में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन का फर्क हो, और थोड़ी किसी चीज का फर्क होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। गॉट इट? तो क्या बोलोगे? टू आइसोटोप्स ऑलवेज हैविंग सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिख लो नोट करके। लास्ट है, लिख ले जतिका फटाफट। टू आइसोटोप्स हैविंग, यस, एक सेकेंड। कोई छोड़ने आया था? वही तो बहुत, मैं तो तैरते हुए आया था। हाँ जतिका, लिख ले आंसर फटाफट। लिख लिया सर। अपने मन से बना के लिख लिया ना? यस सर। गुड। ठीक है, तो तू जा सकती है, फिजिक्स पढ़ना है तेरे को तो अब। नहीं सर, मैथ्स पढ़ना है। अच्छा मैथ्स, हाँ चल मैथ्स पढ़, कोई बात ठीक नहीं। है सर। ठीक है, चल बाय। बाय। हाँ भाई मनन, आरव कोई डाउट वाउट हो तो बताओ।